हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है। इतना समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में पर्यावरण का क्वेश्चन एकदम आना तय है। तो आज पर्यावरण से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं, एप्रोक्स 90 प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जो है चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसमें कुछ जानने की बात करें तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। 3 ऑक्सीजन का लगा होता है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ओजोन का सूत्र O3 होता है। ठीक है, 3 गो ऑक्सीजन के क्या होते हैं, परमाणु से बने होते हैं ओजोन। और इसके क्षरण के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक गैसें कौन सी है। सर्वाधिक हानिकारक गैसें कौन सी है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है नाइट्रस ऑक्साइड और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, सर्वाधिक हानिकारक गैसों की अगर बात करेगा तो आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक इसमें से खतरनाक कौन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आदमी की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो सकती है। तो सबसे जहरीली गैस पूछे, सबसे हानिकारक गैस पूछे तो हमेशा आपको लगाना है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO। सल्फर डाइऑक्साइड जो है गाड़ियों के धुओं से निकलता है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोलते हैं। इसका सूत्र N2O होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस, हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। इन इंसिनरेटर का प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए। किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए। तो पहला है तापीय विद्युत केंद्र में, उसके बाद है कृषि संबंधित, उसके बाद है मानव मल एवं अन्य अपशिष्ट और अगला है अस्पताल। तो देखिए, जो अस्पताल से जो अपशिष्ट निकलते हैं जैसे इंजेक्शन हो गया, ठीक है, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इसके निस्तारण के लिए जो है इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें तो डी हो जाएगा। ठीक है, अस्पताल से जो कचरा निकलता है उसका निस्तारण के लिए, उसको जो है भस्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है, एक है जीवाश्म ईंधन के दहन से, एक है CFC के, एक है ओजोन से और एक है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, CFC तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला वगैरह हम लोग बहुत अधिक जलाते हैं। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, ये सभी जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है H2SO4। ठीक है, और नाइट्रेट NO3 अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। देखिए, वायुमंडल को जो है एक क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, वायुमंडल है और आयन मंडल है। वायुमंडल का ये चार जो मंडल है, इसमें क्षोभ मंडल में सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे बारिश का आना, ठीक है, बादल का बनना, ये सभी क्षोभ मंडल में घटती हैं। लेकिन समताप मंडल में आप देखें तो समताप मंडल में जहाज का उड़ना, वायुयान का चलना और जो है ओजोन परत भी इसी समताप मंडल में स्थिर है। तो इसका हो जाएगा। आयन मंडल में आप जानते हैं कि यह जो है रेडियो किरणों को जो है वापस भेज देता है, इसीलिए आयन मंडल का उपयोग संचार उपग्रहों में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलुप्त प्राणी है। निम्नलिखित में कौन विलुप्त प्राणी है। तो आप देखिए, शेर तो हमारे यहाँ है भाई, विलुप्त नहीं है। ठीक है, एक है डोडो। देखिए, डोडो विलुप्त प्राणी है। डोडो पक्षी जो है पहले होता था, अब नहीं, बहुत कम मात्रा में है, कहीं कहीं पर है, तो ये विलुप्त प्राणी हो जाएगा। और मोर भी है। ठीक है, तो डोडो ऑप्शन हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है, ठीक है, वो जुड़ा होता है किससे? फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और लाइट में हाइड्रोजन रहता है। लाइट में क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। तो फोटोकेमिकल वही आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन है। तो एक ही को में हाइड्रोजन है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला है कि डॉप्सन इकाई मापक है। डॉप्सन इकाई मापक है। डॉप्सन से क्या मापते हैं? तो देखिए, डॉप्सन एक मापक यंत्र है जिससे हम, ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन से। पूछेगा कि सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था? तो अंटार्कटिका पर देखा गया था ओजोन छिद्र, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, डॉप्सन से ओजोन की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस क्रिया में डीडीटी की सांद्रता अगले पोष स्तर में बढ़ती जाती है? अगले पोष स्तर में बढ़ती जाती है। देखिए, अगले पोष स्तर का मतलब है कि जो है पहला प्राणी अगर डीडीटी की मात्रा लेता है तो उससे 10% अगले प्राणी में जाता है, और जो अगला प्राणी होता है वह बहुत सारे 10% लिए हुए डीडीटी की मात्रा लिए हुए जीवों को खाता है, तो उसके शरीर में डीडीटी की मात्रा सर्वाधिक बढ़ जाती है, जिससे वह अगले प्राणी की जो है मौत हो जाती है, ठीक है जी। तो अगले प्राणी की मौत हो जाएगी, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन आप देखेंगे तो जैव आवर्धन में यह क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक मछली है तो, और एक बड़ी मछली है, तो बड़ी मछली बहुत सारी छोटी मछलियों को खाएगी। अगर एक मछली में जो है समझिए कि 5% भी डीडीटी होता है और 50 मछली को जो है बड़ी मछली खाती है, तो उसके अंदर भारी मात्रा में डीडीटी हो जाएगा, जिससे उस मछली की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, जैव आवर्धन में जो है अगले पोष स्तर में जो है डीडीटी आगे सांद्रता बढ़ते रहती है। अगला प्रश्न है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है। फिर से वही प्रश्न उल्टा पूछा है, ठीक है। तो डॉप्सन में मापी जाएगी ओजोन की मोटाई, इसको ध्यान रखना, एकदम आएगा ये एग्जाम में। अगला प्रश्न है 11, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? ये तो हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन भी है और CL भी है, तो इनमें से सभी आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो कि सर्वाधिक जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, तो सभी लगा देंगे, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न में, ओजोन स्तर पाया जाता है, ठीक है। फिर से देखिए वही प्रश्न है लेकिन पूछने का नज़रिया अलग अलग है। तो एक है ट्रोपोस्फियर, एक है एक्सोस्फियर, एक है मीजोस्फियर, एक है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो ये इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश में समताप मंडल को, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो डी इसका आंसर लगा लीजिएगा, क्या लगा देंगे? डी आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में कौन सा बायोगैस है? निम्न में कौन सा बायोगैस है? देखिए, बायोगैस उसको कहेंगे, ठीक है, बायोगैस उसको बोलेंगे जो जो है मलमूत्र से प्राप्त होता है। तो देखिए CO2 तो है नहीं, मीथेन को बायोगैस बोल सकते हैं, किसको? मीथेन को, ठीक है। मीथेन गोबर से प्राप्त होता है, ठीक है, और जो है दलदली भूमियों से प्राप्त होता है, धान के खेत से प्राप्त होता है, जो है पशु जुगाली करते हैं तो उनके मुख से जो गैस निकलती है वो भी मीथेन होती है। मीथेन बहुत महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बायोगैस के लिए क्या? CO2। नाइट्रोजन तो आप जानते ही हैं वायुमंडल में 78% है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है? देखिए पूछा है इस बार कि मुख्य कारक क्या है। पहला है CFC, दूसरा है CO2, तीसरा है CO। देखिए CFC तो ओजोन परत के लिए है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो मुख्य कारक पूछा है, चूंकि मुख्य कारक, तो मुख्य कारक में हम क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन भी है लेकिन मुख्य पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। अगर ये पूछता कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण कौन है तो ये सभी हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही। अगला है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से अगर हम लोगों को चूज करना होगा, ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस है क्या? पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, CO2 तो है ही,
मीथेन भी है। अब देखिए, एक है ओजोन गैस और एक है CFC। देखिए, CFC के कारण ओजोन गैस जो है, ओजोन परत का क्षरण होता है, लेकिन ओजोन परत जो है, ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी हानिकारक गैसें प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है, तो ओजोन ओजोन तो एक परत है, ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी। अब देखिए, CFC अगर अधिक मात्रा में निकलेगा तो हमारे वायुमंडल में CFC की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो ये भी जो है प्रकाश को रिफ्लेक्ट होने से रोकेगा, तो ये भी जो है, जिससे तापमान बढ़ेगा, तो ये भी जिम्मेदार है, ओजोन जिम्मेदार नहीं है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। प्रदूषण की वृद्धि का कारण है, तो प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? एक तो है रिसर्च, क्या खोज करने से प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, और तीसरा है उद्योग एवं यातायात, और चौथा है वर्षा का जल। तो देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण कारक हम माने तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारे लिए उद्योग एवं यातायात हो जाएगा, क्योंकि यातायात से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, और यातायात ही उसका क्या है, सबसे ज़्यादा जो है उद्योग से धुआं निकलता है और यातायात से ही निकलता है। ठीक है, जिससे प्रदूषण में भारी मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर मनुष्य बहुत सारे रहें भी और वह गाड़ियों का प्रयोग नहीं करे, उद्योग में ज़्यादा जो है सामान को जो है कोयला वगैरह को नहीं जलाएं, तो जो है प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। तो जनसंख्या विस्फोट इसका कारण नहीं होगा, उद्योग हो जाएगा। वर्षा जल तो होगा नहीं, क्योंकि वर्षा जल से जो है प्रदूषण कम होता है, ना कि बढ़ता है। खोज करने से भी प्रदूषण नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो इसको ध्यान रखना है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लाया गया है। ठीक है, 1986 में लाया गया है। ठीक है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया है। ठीक है, 1972 में। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट भी 1900 भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुआ है। ठीक है, और लाइन प्रोजेक्ट का शुरुआत 1972 में हुआ है। जबकि हाथी प्रोजेक्ट पूछेगा तो 1992 में इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, 1992 में हाथी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है हमारे पास, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? देखिए, हमारे शरीर के लिए जो है, अगर सबसे ज़्यादा हानिकारक कोई चीज़ है तो वो है लेड, शीशा। ठीक है, तो हमारे शरीर में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ क्या है, तो शीशा होता है। ठीक है, लेकिन अखबार के कागज़ से जो गैस निकलता है वो निकलता है PD। तो इसको ध्यान रखना है कि अखबार के कागज़ से जो है PD जो है विषैला पदार्थ है, अखबार के कागज़ से निकलता है। तो ऑप्शन बी। अगला है, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या हैं? घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या हैं? देखिए, घरों में हानिकारक विकिरण के जो मुख्य स्रोत है वो है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में देखिएगा, ट्यूबलाइट में पारा भरा होता है, और पारा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। पारा से एक रोग होता है जिसका नाम है मिनी माता। कौन सा रोग होता है? मिनी माता। तो ट्यूबलाइट हो जाएगा, ट्यूबलाइट में पारा भरा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाहन का एग्जॉस्टिंग नहीं है? एग्जॉस्टिंग माने जो है राख नहीं है। ठीक है, राख नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे SO2 ये तो धुआं में निकलता है, CO2 भी है, और ये CO भी है। ठीक है, तो ये सभी तो धुआं है, ये सब तो जलता है, वाहन में से यही सब तो निकलता है, CO भी निकलता है, CO2 भी निकलता है। ये फ्लैश राख वाहन से थोड़ी निकलता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। देखिए, SO2 माइटोकांड्रिया तो हमारे शरीर की कोशिका में होती है, गोल्गी का भी होती है। ठीक है, अंतःप्रदिवी जालिका भी होती है। ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो होता है SO2 जो पत्तियों में होता है, जो पौधों की पत्तियों में होता है, तो SO2 प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जिससे पौधों की पत्तियों पर ये प्रभाव डालता है। तो इसका अगर ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन इसका क्या लगा लीजिएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, बी। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है अपना, ठीक है, डैश को इसमें है डैश को विश्व की जलवायु को खतरा है, माने किससे विश्व की जलवायु को खतरा है? ठीक है, विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? तो
इसमें देखिएगा, जैसे देखिए इसमें खतरा तो ऐसे सब में है, सबसे है, ऑक्सीजन को छोड़ करके, ठीक है। परत की ओजोन परत की मात्रा अगर घट जाएगी तो उससे भी खतरा है, लेकिन अब इसको ध्यान से पढ़िए। ऑक्सीजन के बढ़ने से ये तो बढ़िया बात है, ओजोन की मात्रा बढ़ने से ये भी ठीक बात है, अगर घटेगा तो खतरा है। N2 की मात्रा बढ़ने से ये भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक बात है। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे कई सारे महाद्वीप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, ए। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। चिपको आंदोलन सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था, तो राजस्थान में। लेकिन मुख्य रूप से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, ये चिपको आंदोलन, ठीक है, वनों से संबंधित है, वनों की कटाई से संबंधित है। इसके इसके जो अग्रणी नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। तो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ओजोन दिवस के लिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सभी ऑप्शन काट लीजिएगा। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को ये ऑप्शन दिया है ए सही। पर्यावरण 5 सितंबर को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, तो इसको सही करिएगा। पर्यावरण दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए आ गया आपका क्वेश्चन, मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, धान की खेती से निकलता है भाई, जहाँ दलदल होगा, पानी होगा, वहीं से निकलेगा। गेहूं के खेत में तो होगा नहीं। फल का बागवानी, ईख का रोपण, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निकलते हैं अगले प्रश्न में। वैसे वर्षा जल को अम्ल कहते हैं जिसका पीएच मान, देखिए 7 से कम वाले पीएच मान को जो है अम्लीय वर्षा की श्रेणी में लाया जाता है। अब देखिए 7 से कम तो सभी है, लेकिन अब आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो लगा लीजिएगा डी नंबर ऑप्शन, याद कर लीजिएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, और हमारे शरीर के मुख का पीएच मान जो है 5.5, अगर इससे कम हो जाएगा तो दांत का क्षरण हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड का अगर बोले तो ब्लड क्षारीय होता है 7.4, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पानी का अगर बोले तो 7 ध्यान रखिएगा। दूध का अगर बोले तो दूध थोड़ा अम्लीय होता है 6.4 याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानव साधारणतः ध्वनि की तीव्रता सहन कर सकता है, तो मानव कितने से कितने तक की ध्वनि की तीव्रता सहन करेगा। देखिए ई तो 100 से ऊपर वाली की बात ही मत करिए, एक ही ऑप्शन है वो है बी, 80 से 90 डेसिबल सह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें डी दिया है, डी तो गलत दिया है इसमें। ठीक है, डी नहीं होगा, 80 से 90 डेसिबल तक ही सहन करेगा। ठीक है, और इसमें देखिए ध्वनि का मापन जो है अलग अलग तरीके से होता है। जैसे भारत की एजेंसी अलग करती है, WHO अलग करता है। ठीक है, तो हम WHO के अनुसार बता दिए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। और ये 150 और ये 100 जो है 140 और 150 आदमी को पागल कर सकता है, बहुत अधिक ये साउंड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत पर असर डालता है। बिल्कुल CFC डालेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यही है फ्लोरीन। CFC में क्या होता है, CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसमें से ही कोई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी ज़्यादा मात्रा होगी, क्लोरीन की ही ज़्यादा मात्रा होगी। ठीक है, तो क्लोरीन ही याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे असर दोनों डालता है, लेकिन ज़्यादा बोला है कि अधिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो क्लोरीन याद रखिए। ठीक है, CFC में दोनों होता है। ठीक है, अगला है, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, समतापमंडल, ये नंबर। SO2 प्रदूषक सूचक है। SO2 का प्रदूषक सूचक कौन है, SO2 का। ठीक है, तो लाइकेन जो कि शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, शैवाल और कवक का सहजीवन को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। यह प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, जहाँ SO2 की मात्रा अधिक होती है वहाँ लाइकेन नहीं जो है पनपते हैं। ठीक है, वो बढ़ते नहीं हैं, उनका विकास रुक जाता है। तो समझ जाइए कि वायुमंडल में SO2 की मात्रा अधिक है। देखिए आ गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसमें आंसर कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को नहीं, 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन गलत दे दिया है, तो डी नंबर आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 5 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। एक है अकार्बनिक फास्फेट, कार्बनिक फास्फेट, दूसरा है शैवाल और अगला है जीवाणु। जलाशयों में सुपोषण, देखिए जलाशयों में सुपोषण के लिए जो है अकार्बनिक जो है अकार्बनिक फास्फेट, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है। तो त्वचा कैंसर का कारण क्या हो जाएगा, ओजोन परत हो जाएगा, ओजोन का क्षरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओजोन का क्षरण से त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मिनी माता रोग किससे होता है, बताए थे हम आपको। ठीक है, कि मरकरी पारा से होता है, तो मिथाइल मरकनी द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में किसकी अधिकता हो जाती है, किसकी, टीडीएस की अधिकता, डीओ की अधिकता। ठीक है, उसके बाद से है मेटा हीमोग्लोबिन की अधिकता। ठीक है, तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम में मेटा हीमोग्लोबिन की अधिकता से होती है क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर हुआ था, अंटार्कटिका के ऊपर, ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग कितना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो इसका 70% होता है, SO2 की मात्रा ज़्यादा होता है। अगला है, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या है। एक है धान के खेत, गेहूं के बागान, गन्ना के खेत, वही हो जाएगा भाई, धान के खेती हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख स्रोत धान की खेती से सबसे ज़्यादा निकलता है। अगला प्रश्न है, वायु मल से जल का प्रदूषण किसकी पुटिकाओं को, ठीक है, प्रदर्शित करता है, किसकी पुस्तिकाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी अमीबा को, किसका, एंटी अमीबा को। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है किसके, ओजोन के क्षरण के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी सही हो जाएगा। अगला है, वाहित वाहित मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मलजल के शुद्धिकरण में क्रियाशील, जीवाणुओं द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा जी, जो है मल वाले जल को जीवाणुओं द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, किसको बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस किसको कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि किसको बोलिए ग्रीन हाउस गैस। मीथेन तो रहेगा ही, ठीक है, CO2 रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक में दिया है, एक में NH3 दिया है, और एक में क्या दिया है, और NO2 भी रहेगा। ठीक है, और CO भी, CFC भी रहेगा। ठीक है, इसमें N2 दे दिया इसलिए कट हो गया। ठीक है, इसमें NO2 दे दिया हास्य गैस इसलिए कट हो गया, और इसमें फिर से N2 दे दिया इसलिए कट हो गया, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है वही कौन सा, N2, ये वाली, सी आंसर। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव कौन है, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए सामान्य सूचक जीव कौन है, यही इसे इसेरिचिया कोलाई है। ठीक है, जो जल में पाया जाता है, अगर जल का प्रदूषण बढ़ जाएगा तो ये लुप्त हो जाता है। अगला है, SO2 का प्रदूषण नष्ट कौन करता है, SO2 का प्रदूषण नष्ट कौन है, लाइकेन है। SO2 का जो है प्रदूषण नष्ट कौन है, लाइकेन है, SO2 इसको नष्ट करता है, लाइकेन को। अगला है, यूट्रोफिकेशन प्राय देखा जाता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन प्राय जो है महासागरों में देखा जाएगा, कहाँ देखा जाएगा, महासागरों में देखा जाता है। अगला है, वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो है वाहन, ऐसे देख के भी आप बता सकते हैं, वाहन क्या करेगा, वायु प्रदूषण फैलाएगा जी, तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण ही तो होगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है। ठीक है,
क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये हरित गृह प्रभाव ओजोन जो है, ये हरित गृह प्रभाव जो है उसी से संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें और भी प्रश्न है जो कि हम दूसरे वीडियो में कराएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत को मानव पर प्रभावी बनाने के लिए किया गया था, यह किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 1987 में किया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक स्थान है जो जहाँ किया गया 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल में 9 है इसलिए ओजोन हो जाएगा। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल में जो है आपका CO2 हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस CO2। ठीक है, तो रहने देते हैं आज का प्रश्न। 50 प्रश्नों को आप भी रिवाइज कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद करने वाली ही चीज़ें हैं, दूसरा कोई इसका उपाय है नहीं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।